हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज निफ्टी 50 एंड साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फ्यूचर में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम कैसे राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हैव अ लुक एट दिस निफ्टी 50 डेटा ओवर द years. So here is a breakdown of some Nifty's top listed companies and their rankings over a span of 15 years. You can see how the companies like Reliance or TCS have performed consistently over the years. On the other hand, how the companies like ONGC or Coal India have declined over the years, whereas companies like HDFC or ICICI have improvised their ranking so much. Similarly, their industry competitor like Kotak has declined. टेक कंपनीज हमेशा हाई रिस्क और हाई रिटर्न ही होती हैं, या फिर आपको डाउट आ सकता है क्या एक ही सेक्टर के दो प्लेयर्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक की परफॉर्मेंस सेम होगी या अलग होगी, या फिर आपको डाउट आ सकता है कि आपने जो कंपनी चूज करी है इन्वेस्टमेंट के लिए वो कोल इंडिया जैसे डिक्लाइन कर जाएगी या फिर एयरटेल इंडिया जैसे ग्रो करेगी। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर लिस्टेड 50 कंपनीज का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडेक्स है। इसकी शुरुआत अप्रैल 1996 में हुई थी, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, और ये लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। अभी आपने इन 50 कंपनीज का इतना सारा डेटा देखा, ग्राफ्स देखे, और आई एम वेरी श्योर कि इसको देखकर आपको डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे कि यार जो हमने कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से चूज करी है वो सही है या नहीं है। सो ऑलवेज कीप वन कोट इन माइंड, फॉर स्टडी गेन्स डोंट रश द लेन्स, रिसर्च वेल एंड अवॉइड द पेन्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानते हैं कि हम कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंपनी एनालिसिस की, तो पहला पॉइंट जो कि आता है हमारा वो है मैनेजमेंट एनालिसिस। तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से पहले उसके मैनेजमेंट को जरूर स्टडी करिए कि कौन से ऐसे वो की पर्सन्स हैं जो कि उस बिजनेस को संभाल रहे हैं, जैसे कि सीईओ, एमडी, सीएक्सओ और सीएफओ। उनके वर्क एक्सपीरियंस को जानिए कि उन्होंने कहाँ पे काम किया है, उनका एजुकेशन प्रोफाइल चेक करिए, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या किया है अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितना क्लीन है, कि उन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया पहले वो किसी कंपनी में जहाँ पे वो काम कर रहे थे, क्या अभी उनके पास कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि इस कंपनी को आगे ले जाने में और इसके रेवेन्यू को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, जिसमें कि हम कंपनी के मोड को और उसके मोड को एनालाइज करेंगे। अब ये मोड क्या होता है? मोड एक बेसिकली एक यूनिक चीज होती है बिजनेस के अंदर जो उसको उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाती है। ये तो या कंपनी का यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, या कंपनी के पास कोई भी पेटेंट है जिससे कि वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले HUL का। HUL के पास जो मोड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का मोड, उनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। इसीलिए जब भी कोई HUL न्यू प्रोडक्ट निकालता है उसको वो बहुत ईजी होता है मार्केट करने में और एंड कस्टमर्स तक पहुंचाने में। अब जो थर्ड पॉइंट आता है हमारे कंपनी एनालिसिस के अंदर वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। अब ये एनालिसिस बेसिकली हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कंपनी की करंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है और उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे कंपनी के आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं। अब इस एनालिसिस के अंदर भी हमारे पास दो एनालिसिस आते हैं, जो है पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जैसे बैलेंस शीट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। उसके बाद आता है हमारे पास रेशियो एनालिसिस। अब हम इन तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करके कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स निकालते हैं, जो कि हमको कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो एंड बहुत तरह के मार्जिन्स और बहुत तरह के रेशियोज होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हम बिजनेस को कब स्ट्रॉन्ग बिजनेस कहते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस उसका अगर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, मतलब उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका एक विजन है कंपनी को लेके, उनका एक स्किल सेट है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत क्लीन है, वो उनको कंपनी को हेल्प करेगा उसके रेवेन्यू को ड्राइव करने में और ग्रो करने में। और सेकंड पॉइंट जो आता है, अगर कंपनी के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मतलब कंपनी के पास एक ऐसा मोड है जो कि उसके रेवेन्यू को एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, और कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ
अगर बहुत स्ट्रांग है, उस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कंपनी के पास एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है इन फ्यूचर, तो हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये कह सकते हैं कि कंपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है। एवरी कंपनी इन निफ्टी इज डिफरेंट। हर कंपनी हर वक्त रिलायंस की तरह हमेशा टॉप पे नहीं रह सकती, या फिर जो कंपनी आज टॉप 5 में है जरूरी नहीं कि वो कल भी टॉप 5 के अंदर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज अपने फंड्स को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं TCS में, जो कि आज टॉप 5 के अंदर है, तो आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो TCS है वो कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो टेक्नोलॉजिकल डायनामिक एनवायरनमेंट जो है उस पर बेस्ड है। और आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली चेंज हो रही है। अगर कल को TCS उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को सही से अडेप्ट नहीं कर पाती है, तो वो उसके लिए एक सबसे बड़ा रिस्क होगा, जिससे कि उसके रेवेन्यूज कम होंगे, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो वो उसके मार्केट कैप पे इंपैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से कल को इन चांस TCS जो है टॉप 5 से आउट भी हो सकती है। इंडस्ट्री एनालिसिस इज ऑल्सो अ की पैरामीटर। तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से पहले हमको उसके इंडस्ट्री के बारे में पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए, या उस सेक्टर के बारे में हमको एनालिसिस कर लेनी चाहिए, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें कि हम पहले इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, फिर हम इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, फिर हम कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस की, हम बेसिकली एनालाइज करते हैं अपनी कंट्री को। एज ऑफ नाउ इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, एक इमर्जिंग कंट्री है, और उसकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत हाई हैं। तो हम सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आज कोई भी इन्वेस्टर अपने फंड्स इंडिया के मार्केट में लगा रहा है, तो वो एक सेफली अज्यूम कर सकता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगा फ्यूचर में। और जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की, हम एक बेसिकली इंडस्ट्री के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उसने आज तक हर साल कितनी % ग्रोथ दी है, उस इंडस्ट्री के रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या हैं, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या कंपटीशन है, प्लस उस इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, और प्लस इन सारी चीजों को लेके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस इंडस्ट्री के अंदर क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सब एनालिसिस से बेसिकली हमको ये पता चलेगा कि हम उन कंपनीज से दूर रह सकते हैं और उन कंपनीज को डायरेक्टली कट ऑफ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, जो उन सेक्टर्स में डील करती हैं जिनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो हाई नहीं है, उनके अंदर बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। इन सब एनालिसिस के बाद हम पर्टिकुलरली चूज कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री है जिस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, फिर हम उन कंपनीज को जो उस इंडस्ट्री के अंदर आती है उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल चेंजिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे। जैसे ONGC और कोल इंडिया पहले टॉप 10 पे हुआ करती थी, लेकिन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ उनकी डिमांड भी कम हो गई। और जैसे अभी मारुति सुजुकी टॉप 10 पे है, लेकिन EV के आने से इनकी डिमांड पे क्या चेंज आएगा कोई नहीं बता सकता। Similarly, industry trend is not the only thing to generalize the trend for all the companies in that industry. So let's take an example of ICICI and HDFC. ICICI जो टॉप 10 में हुआ करती थी, अभी वो टॉप 10 में भी नहीं है। So you as an investor have to find out why ICICI is not at top 10. क्या उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं है? क्या वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं है? ऑन दी अदर हैंड HDFC जो टॉप 10 में भी नहीं हुआ करती थी, अभी टॉप 5 में है, वो भी कंसिस्टेंटली। सो दिस यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इन्वेस्टर्स के लिए ये फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कंपनी अपने टेन्योर में अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है बट वो इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इन फ्यूचर देयर आर चांसेस दैट इट माइट लूज सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नंबर जैसे कि PL अकाउंट और बैलेंस शीट पर फोकस करना चाहिए, पर मार्केट कंडीशन भी देखनी चाहिए। लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं मार्केट में तब इन्वेस्ट करें जब मार्केट अप हो, बट मैथमेटिकली ये सही नहीं है। व्हेन द मार्केट इज डाउन वी कॉल इट बेयर मार्केट। उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि कुछ टाइम बाद मार्केट का ये बर्स्ट पीरियड खत्म होगा एंड देयर आर चांसेस कि मार्केट वापस अच्छे से ग्रो करेगा। दो कंपनीज को एनालाइज करने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं, तो सबसे बेटर आपके लिए रास्ता ये होगा कि आप एनालाइज कर लें किसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा अफोर्डेबल है आपके लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो आप हाई रिस्क कंपनीज की तरफ देख सकते हैं, मगर अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं लाइक आप रिटायर्ड होने वाले हैं और आपको जल्दी प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो। निफ्टी के लिए कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। मार्केट ट्रेंड पे फोकस करने से अच्छा होगा कि आप अपने टॉलरेंस लेवल और अपने रिस्क फैक्टर को कंसीडर करें और उसी के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग भी निफ्टी के बारे में कुछ ऐसी अननोन रियलिटीज जानते हैं और दूसरों शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं। तब तक के लिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट फॉलो आवर पेज F2 FinTech।